लर्नर्स, वेलकम टू स्टेपन। आज आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखने जा रहे हैं, जिसको कलेक्टिवली बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो टॉपिक आते हैं हमारे, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम कलेक्टिवली इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों बोलते हैं। इलेक्ट्रो इज फॉर द वर्ड चार्जेस, एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। इट मीन्स हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो चार्जेस की रेस्ट पोजीशन पर देखते हुए बात करेंगे वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करता है। और उससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि जो चार्जेस हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So electric charge is an intrinsic property of elementary particle of matter which gives rise to electric force between various objects. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक किस्म की बेसिक प्रॉपर्टी है। मीन्स ये जो हमारा इंट्रिंसिक वर्ड है ये बताता है दैट इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी हर एलिमेंट्री पार्टिकल का, और वो भी किसका पार्टिकल का, मैटर का, जो कि उसको इलेक्ट्रिक फोर्सेस की प्रॉपर्टी अराइज करवाती है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब बात आती है कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के हमारे पास चार्जेस होते हैं। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें साफ पता लगेगा कि पहला जो हमने देखा है वहां पर सिल्क थ्रेड के साथ दो बॉल्स को हैंग किया गया है। तो दो तरीके के चार्जेस हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर दो सेम टाइप के चार्जेस हमारे पास होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड मीन्स उनका जो स्ट्रेंथ है वो भी सेम हो, तो दे विल रिपेल each other. So A and B diagram, this will show you the repulsion between the two charges. Whereas अगर दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हमारे पास होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इट विल शो यू अ अट्रैक्शन। सो बेसिक हमें क्या पता करना है प्रॉपर्टीज में चार्जेस का, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहली बात, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसको ऐड करना बहुत ही आसान होगा। जैसे हम सिंपली नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी ऐड कर सकते हैं। और जो इसका ऐसा यूनिट होगा दैट विल बी गिवन बाय कूलम्स। सो वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, दैट जो प्रोटॉन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होना है। अब यहीं से एक एप्लीकेशन इसकी नजर आती है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम विदाउट एनी कनेक्शन किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे वो हमें देखना होगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर आप डायग्राम ए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये मेटलिक स्फेयर्स हैं, मेटल स्फेयर्स, जिनको हमने इंसुलेटिंग पैड के ऊपर या पिलर के ऊपर रखा हुआ है। सो दे आर इंसुलेटिंग ओवर हेयर। अब आप देखेंगे कि इनमें हमने कोई भी चार्ज नहीं लगाया है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल है। वेयर एज ये टर्म न्यूट्रल कहना थोड़ा गलत होगा, बिकॉज यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन रैंडम मैनर। दैट इज वाई इट हैज बी नोन एज इंसुलेशन की ओवरऑल चार्ज इस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम डायग्राम नंबर बी पर जाते हैं वहां हम देखते हैं कि हम इन दोनों स्फेयर्स के पास, जो कि आपस में कांटेक्ट में है एक दूसरे के, जब हम एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों स्फेयर्स में इंक्लूसिवली जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा दैट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। और जो इन स्फेयर्स में पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपल्सिव बिहेवियर दिखाएगा और दूसरे एंड पर जाकर कलेक्ट हो जाएगा। नाउ सिंस दोनों स्फेयर्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्जेस इंसर्ट हो चुके हैं, तो व्हाट शैल वी डू, वी विल सेपरेट दीज टू स्फेयर्स इन द डायग्राम सी। और इन फाइनल व्हाट शैल वी डू, हम इस पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को, जिसको हम उसके नियर बाय लेकर आए थे स्फेयर्स के, उसको हटा लेते हैं। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर एट द लास्ट डायग्राम, कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यूनिफॉर्मली इन दीज टू स्फेयर्स। तो यहाँ पर हमने देखा जो पहले न्यूट्रल था ऑब्जेक्ट, तो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट हमने उन्हें चार्ज कर दिया है। सो इट इज अबाउट ओनली अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इसको ध्यान में कैसे रखें, तो उसमें को ध्यान में रखने का सबसे आसान तरीका है, पहले आपके पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए एंड दीज 3 पॉइंट्स आर योर एडिटिविटी मींस एडिशन के बारे में बात करेंगे, क्वांटाइजेशन मींस डिस्क्रीशन एंड कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिटिविटी के बारे में। तो जैसे कि मासेस होते हैं वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस भी ऐड होंगे बिकॉज वो स्केलर क्वांटिटी है। So in the next point, it has been explained that additivity of electric charge means that the total charge of a system is the algebraic sum of the individual charges located at different points inside the system. So this is all about the additivity. ये सिंपल हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो क्वांटाइजेशन का जो पहला पॉइंट है जो हमें समझाता है that the quantization of a physical quantity means that it cannot vary continuously to have any arbitrary value, but it can change discontinuously to take any one of only a discrete set of values. यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि डिस्क्रीट है क्या। डिस्क्रीट को आसानी से समझने के लिए समझ सकते हैं डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसको आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। सो इट हैज़ बीन फाउंड experimentally that the electric charge of any body, large or small, is always an integral multiple of a certain minimum amount of charge. कि बॉडी चाहे जितनी बड़ी हो या जितनी भी छोटी हो वो एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट का मल्टीपल होगा। तो वो होगा कितना वो हमें देखना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास ये थर्ड पॉइंट आ जाता है। इट बीन सेड दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम चार्ज। हमने यही बात सेकंड पॉइंट में बात की थी, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, और यही बात हम थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। तो एक्चुअली है कितना, तो आप याद रखेंगे उस बेसिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज को बोलते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं ओवर हियर जो हमने यहाँ पर शो किया है ई, जिसकी जो बेसिक वैल्यू होती है दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये डिस्क्रीट बेसिक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतने नंबर ये टाइम्स मल्टीपल होता चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा उतना ही कम नंबर अमाउंट इसमें मल्टीपल होंगे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें ओवर टू दिस दैट क्यू इक्वल्स टू एनी, और हमने इसकी वैल्यू लिखी है जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं दे आर +-1 +-2 +-3 अमाउंट ऑफ दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ये प्लस माइनस क्या शो करता है, प्लस इज फॉर द पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं। लास्ट वन इज योर कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन से हमें ये समझ में आ जाता है यहाँ पर कि कंजर्वेशन में सिर्फ स्टेट चेंज होगी, राइट, वेयर एज जो टोटल चार्ज होंगे वो सेम रहेंगे। तो पहला पॉइंट यही कहता है दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जिस पर आउटसाइड एप्लीकेशन किसी भी तरीके की ना हो, लाइक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई टेम्परेचर ना हो, या फिर आउटसाइड से हीट आपको ना मिल रहा हो, एक ऐसा हमें सिस्टम डेवलप करना होगा। एंड द सेकंड पॉइंट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो चार्जेस को ना ही आप बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट यस आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी बात हो जाती है कि जो चार्जेस हैं देर आर ट्रांसफरेबल अमाउंट। तो यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है हम लोगों को कि ट्रांसफर किस बेसिस पे होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो द थिंग इज जिसकी अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगी मीन्स वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, तो वो वाला चार्ज पार्टिकल गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। वेराज जिसके पास लूजिंग एनहांसमेंट ज़्यादा होगी तो वो लूज कर जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। इट मीन्स इस एनहांसिंग को हम ये कह सकते हैं वर्क फंक्शन। फिजिक्स टर्म से मैं इसको बोला था वर्क फंक्शन। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाएगा, ज़्यादा चार्जेस को गेन कर पाएगा, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो ज़्यादा लूज कर पाएगा, राइट। तो आप इस चीज़ को यहाँ से बेसिक समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बात हमने करी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। अब बेसिक्स हमने जो पढ़ा है स्टार्टिंग में इन द एलिमेंट्री क्लासेस लाइक 9th and 10th, वहाँ पर हमने मासेस की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। और ये भी बोला गया है दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ पार्टिकल, और पार्टिकल के पास मास होना ज़रूरी है। तो कंपेयर कैसे करें इलेक्ट्रिक चार्ज और मासेस?
तो उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द masses. So the very first comparison point is that an electric charge may be positive, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा मास होगा ना बेटा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. राइट. सेकेंड पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी. एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा हमें मिलेगा, लेकिन मास का क्वांटाइजेशन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया है. इन फ्यूचर हो सकता है कोई न्यू थ्योरी आया तो, लेकिन अभी तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं है. थर्ड पॉइंट, दैट चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड. चार्ज का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप बहुत फास्ट या फिर स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करेंगे तो चार्ज की वैल्यू चेंज होएगी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट. बट वी डू नो वन थिंग, कि जो मासेस हैं इट इंक्रीज विद इट्स स्पीड. और वो इंक्रीज कैसे होता है? सो we can say that the traveling mass is being given by the ratio of rest mass upon under root 1 minus v square by c. ये रिलेटिविटी की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, ये हमने अभी ऊपर देखा था, लेकिन मास इज नॉट कंजर्व बाय इटसेल्फ एज सम ऑफ इट्स मास मे गेट चेंज इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा. तो जब भी मास का कन्वर्जन होता है तो हमने देखा है बेसिकली कि हीट वहाँ पर इन्वॉल्व होती है, और वो कैसा रिएक्शन होता है जहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, लूज होती है. राइट. फिफ्थ पॉइंट, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि मासेस के बीच में एक्ट करता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. तो वहां पर कोई रिपल्सिव का फंडा नहीं आता. द सिक्स पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसिल आउट. यस, इट इज पॉसिबल. वो कैसे होगा आगे हम देखेंगे. But the comparison between the masses is that the gravitational forces between different bodies never cancel out. Gravitational force कभी cancel out नहीं होता. And the last point is that a charged body always possesses some mass. And a body possessing mass may not have any net charge. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है. वो कहता है कि एक जो चार्ज बॉडी होती है उसका कुछ ना कुछ मास तो हमेशा होगा. ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी है जिसके पास मास होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई नेट चार्ज हो. यस, इट इज़. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हमारे पास बॉडी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन हो, तो उसके पास मास तो होगा पर चार्ज नहीं होगा. सो दीज आर द कंपैरिजन पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मासेस, जो आपने अभी देखा है. और इसको बहुत सिंपलिस्टिक वे में हम याद कर सकते हैं अगर आप इसके की पॉइंट्स को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा. आगे बढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जिस पर ये पूरा चैप्टर लाई करता है, दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. ये एक तरीके का काउंटर पार्ट है. जैसे हम मासेस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्सेस देखते हैं, उसी तरीके से चार्जेस के बीच में कूलम्स का लॉ होता है. तो लॉ कहता क्या है समझते हैं. वो कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. तो जब अट्रैक्शन और रिपल्शन है तो ध्यान रखिएगा ये एक तरीके का इंटरेक्शन है. ये इंटरेक्शन कैसा हो सकता है चार्जेस के बीच में? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. सो वी कैन राइट ओवर हियर इंटरेक्शन between two stationary point charges. Yes, they are not moving. They are stationary point charges. Is first point directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. चलिए तो पहले इस पॉइंट को हम देखते हैं. यहाँ पर मैंने दो सर्कल मेडअप किए हुए हैं. द वेरी फर्स्ट सर्कल बीन ग्रीन, तो उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है लेट इट बी Q1. और जो हमारे पास दूसरा सर्कल है लेट इट बी द अदर चार्ज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ Q2. मीन्स इनके अपने अपने वैल्यूज हैं Q1 Q2. अब कोई किसी से कम या ज़्यादा भी हो सकता है. अब आप कह सकते हैं कि ये जो चार्जेस हैं दे माइट बी सेम, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, या माइट बी डिफरेंट. यस, दे माइट बी. बट यहाँ पर हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स को देखना होगा सो दैट वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बिटवीन देम. सो वी विल बी कैलकुलेटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड. सिर्फ हम उनके मैग्नीट्यूड्स की बात. And the separation distance between them is given by r. So the very first point of this definition states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. So we could say that here the force is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. And the second point states
inversely proportional to the square of the distance between them, means we could say f is inversely proportional to r square. अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज बात फोर्स ही कर रहे हैं, तो कलेक्टिवली वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज टू बी q1 into q2 बाय r स्क्वायर। अब अगर आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं है, मीन्स इट इज नॉट डायमेंशनली इक्वल। जबकि किसी भी फॉर्मुलेशन का वैलिड होना उसकी डायमेंशनलिटी इक्वालिटी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर है प्रोपोर्शनैलिटी, तो हमें एक बहुत सिंपल सी बात पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करते हैं इक्वल से, देन वी मेक अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट। तो अब हमारे पास ये वैल्यू इक्वल हो चुकी है, बट द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट अबाउट दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो समवन आस्क यू दैट व्हाट इज दिस कांस्टेंट, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? सो एक्सपेरिमेंटली दिस कांस्टेंट comes out to be 1 over 4 pi epsilon naught, right? So we can write this equation in complete as to be that our force will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into the product between the magnitude of two charges over to r square. लेकिन अब जो ये टर्म हमारे पास आया है 1 upon 4 pi epsilon naught, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट इट्स वैल्यू। हमें कुछ पता नहीं, ना इसकी ऐसा यूनिट पता है, ना डायमेंशन पता है, एज वेल एज इसकी वैल्यूज भी नहीं पता। बट फिजिक्स अलाउ अस टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स। कैसे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसकी ऐसा यूनिट और डायमेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में बहुत आसान है। जब भी आपको किसी भी टर्म का ऐसा यूनिट या डायमेंशन नहीं पता, तो उस वैल्यू को आप इक्वेशन के वन साइड पे लेके जाएं और जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनको अदर साइड पे सेट कर लीजिए। एंड हाउ कैन वी डू सो? तो ध्यान से देखिए, वी कैन टेक दिस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन और क्रॉस मल्टीपल करके बाकी सबको दूसरी साइड ले आते हैं। सो यू विल गेट अ रिजल्ट ऑफ एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2, राइट? अब जो हमारे पास बाकी की वैल्यूज हैं, वी कैन पुट देयर ऐसा यूनिट्स ओवर हियर। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन। तो फोर्स के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो ऐसा यूनिट होती है, इन सिंपल वी विल पुट न्यूटन। हम इसे न्यूटन पुट अप कर सकते हैं। वेरस फोर्स के लिए जो हमारे पास ऐसा यूनिट एक्चुअल में अवेलेबिलिटी है, तो वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में न्यूटन लिख देते हैं फॉर इजीनेस ऑफ अ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, राइट? आर स्क्वायर इज अबाउट द डिस्टेंस, और डिस्टेंस को ऐसा यूनिट में हमेशा मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर, ओवर टू चार्ज 1, तो चार्ज के लिए कूलम, चार्ज 2, so it will be also a coulomb. So overall आपके पास ऐसा यूनिट आ चुका है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपने डेरिवेट कर लिया है पूरा का पूरा ऐसा यूनिट। सो यस, इट इज योर ऐसा यूनिट। अब अगर आपके पास बहुत इजीली ऐसा यूनिट आ गया है तो डायमेंशन निकालने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। न्यूटन, सिंस आपको मैंने फॉर्मूला दिखा दिया ऐसा यूनिट का, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो केजी की जगह हम लिखते हैं कैपिटल एम, मीटर एल, एंड पर सेकंड स्क्वायर दैट विल गिव यू टी माइनस 2 इंटू मीटर स्क्वायर। सो आप इसे एल स्क्वायर में ले जाएंगे डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। सो कूलम के लिए आपके पास आता है ए टी का होल स्क्वायर। नाउ मैनी ऑफ यू माइट आस्क, हो सकता है किसी को नहीं याद कि कूलम को हमने ए टी कैसे लिखा, तो इसको मैं एक छोटा सा साइड में सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने अपने 10th स्टैंडर्ड में बेशक पढ़ा होगा दैट योर अमाउंट ऑफ करंट इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, राइट? तो यहाँ से हम चार्ज की बात कर सकते हैं, दैट इज आई इंटू टी, राइट? सो चार्ज के लिए जो करंट है दैट इज इन एम्पियर, एंड फॉर टाइम इट इज कैपिटल टी। सो दैट इज व्हाई वी कैन इजीली राइट फॉर चार्ज एज टू बी एम्पियर इनटू टाइम। तो अगर आप इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट इट वुड बी गिवन बाय एम
ओवरऑल जो हमारे पास L है वो L क्यूब हो जाएगा, so it will be L क्यूब क्योंकि दोनों हमारे न्यूमरेटर में है. You will get T as to be -4 and A as to be -2. So yes, you have derived the dimension for 1/4 pi epsilon naught. तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल डायमेंशन और ऐसा यूनिट दोनों आ चुका है. बट द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू फॉर 1/4 pi epsilon naught. तो यहाँ पर पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये एप्सिलॉन नॉट है क्या. ये एप्सिलॉन और नीचे नॉट, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी. means the permission for any field to pass through the vacuum is known as absolute permittivity, जिसकी वैल्यू फिक्स है, that is 8.85 into 10 to the power -12, राइट. और जब आप इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन में प्लेस अप करेंगे तो वहां से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी बहुत इजीली. तो प्लेस अप करके देखते हैं. सो यू विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसकी वैल्यू जब आप पुट अप करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 9 into 10 की पावर 9, राइट. ये ऑलरेडी याद रखना है सभी को. तो इससे आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू. नाउ सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो ऐसा यूनिट था हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, दिस वन. और इसका इनवर्स वैल्यू जो होगा that is for this one, so you can write as to be coulomb square per Newton meter square. So here you have calculated the SI unit as well as the actual amount for epsilon naught and 1/4 pi epsilon naught. तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने होंगे सो दैट आप इजीली इसको देख सकें. तो एक बार और देख लेते हैं. कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन बताता है जहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल. जब ओवरऑल इक्वेशन निकालते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जहाँ पर हमने उसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन निकाला और इजीली हमने उसकी वैल्यूज को निकाल दी. सो द टर्म दैट यू नीड टू लर्न ओवर हेयर, जो आपको याद रखनी होंगी, वो दो तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद रखना होगा. दूसरा आपको याद रखना होगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. और ऐसा यूनिट और डायमेंशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं. तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ के अलावा और क्या क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए. और वहाँ पर हम ये भी देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई में बहुत प्रोफाउंडली पूछे जाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.